अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, नॉलेज अल्फ़ा चैनल में एक बार फिर खुश आमदीद। एक नए लेसन के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमारा मकसद मयारी तालीम घर घर तक पहुंचाना है और घर बैठे मयारी तालीम सबको मुहैया करना है। अगर आप अभी तक इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं बने तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो से बर वक्त बाखबर रह सकें, क्योंकि इस चैनल में एजुकेशन एक्सपर्ट से आपको मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स सीखने का मौका मिलेगा। और हाँ, अगर आपको किसी टॉपिक की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक, वो मसला बयान कर दीजिए। इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आपके तमाम सवालात के जवाबात आपको दे सकूं। खुश रहिए। तो आइए हम अपने लेसन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कि आपको जो 6 मैट्रिसेस दिए गए हैं इनमें से स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस को अलग-अलग करके दें। अगर आप इस सीरीज की पिछली वीडियो को देख चुके हैं तो वहाँ पर हमने स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस की तारीफ की थी, जो कुछ यूं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज बराबर हों स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, और इसके मुकाबले में ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर न हो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो आइए इस क्राइटेरिया के मुताबिक हम सबसे पहले जो इसको देखते हैं, A इज इक्वल टू 2 3 0 5। इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 2 है, एक रो ये एक रो, और इसमें नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। तो जब किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इस लिहाज से जो हमारा पहला जुज़्व है इसका आंसर है कि A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आइए जरा दूसरे जुज़्व को देखते हैं। इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं। इस लिहाज से ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है, तो B एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह जब हम तीसरे मैट्रिक्स को देखते हैं, तीसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज भी 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 हैं, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। सो C इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर 4 को देखते हैं, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट या एक एंट्री है, जिसमें नंबर ऑफ रो भी 1 और नंबर ऑफ कॉलम भी 1, तो D एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। नंबर 5 को देखते हैं तो इसमें नंबर ऑफ रो 1 और नंबर ऑफ कॉलम 2, ये नंबर ऑफ रो हुआ और ये नंबर ऑफ कॉलम 2 हो गए, इस लिहाज से ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो E इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नंबर 6 को देखते हैं, इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम 1, ये एक रो ये दूसरी रो और ये एक कॉलम, तो ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ। सो F इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उम्मीद है आपको पहले सवाल की समझ आ चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ यूँ है कि आपको 6 मैट्रिसेस दिए गए हैं, इनके ऑर्डर के बारे में आप बता दें। हम ऑर्डर के बारे में अपनी पिछली वीडियो में काफी डिटेल से डिस्कशन कर चुके हैं, तो अगर आपको ऑर्डर की समझ नहीं है तो आप इसके लिए पिछली वीडियो जरूर देख लें। सबसे पहले हम A को देखते हैं। ऑर्डर के लिए हमें सबसे पहले नंबर ऑफ रोज को देखना पड़ता है, तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रो 2 है और इसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स को देखना पड़ता है, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम 3 है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 3 हो गया, जिसको हम 2 क्रॉस 3 भी लिख सकते हैं या इसको हम 2 by 3 भी लिख सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, दोनों तरीके का ऑर्डर ठीक। मैट्रिक्स नंबर B को देखते हैं। नंबर ऑफ रोज इसमें 1 है और नंबर ऑफ कॉलम भी इसमें 1 है, तो मैट्रिक्स B का ऑर्डर 1 by 1 है। मैट्रिक्स C को देखते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो इसका ऑर्डर भी 2 by 3 हो गया। मैट्रिक्स F को देखते हैं। नंबर ऑफ रोज इसमें 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें 2 हैं, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 by 2। मैट्रिक्स E को देखते हैं। नंबर ऑफ रो इसमें 1 है और नंबर ऑफ कॉलम इसमें 2 है, तो इसका ऑर्डर हो गया 1 by 2। मैट्रिक्स D को देखते हैं। इसमें नंबर ऑफ रोज भी 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 by 3। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपको एक मैट्रिक्स ए दिया गया है जिसके अंदर मुख्तलिफ एंट्रीज या एलिमेंट्स मौजूद हैं और आपसे ये मांगा जा रहा है कि आप 1 से लेकर 6 जुज़ तक के आंसर दे दें। इसका मतलब क्या है कि आप वो एलिमेंट बताएं जो फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। इसका मतलब ये है कि वो एलिमेंट बताएं जो सेकंड रो में है और तीसरे कॉलम में है। पहले वाला अदद रो को जाहिर करेगा, दूसरे वाला अदद कॉलम को जाहिर करेगा। तो इस तरह
तरतीब से हम देखते हैं पहले 1 2 को। रो नंबर 1 ये हमारा रो नंबर 1 हुआ और एलिमेंट नंबर 2, तो ये हमारे पास इसका आंसर 2 आ जाएगा। इसके बाद है A2 3, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 3। सो रो नंबर 2 ये है और कॉलम नंबर 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमें जो वैल्यू नजर आ रही है वो है 0। इस तरह रो नंबर 3 कॉलम नंबर 2, रो नंबर 3 कॉलम नंबर 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। रो नंबर 4 कॉलम नंबर 3, रो नंबर 4 ये है और कॉलम नंबर 3, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 6। रो 1 एंड कॉलम 3, रो 1 एंड कॉलम 3, so the element is -4। रो 3 एंड कॉलम 3, तो हमारे पास ये रो नंबर 3 है और ये कॉलम नंबर 3, तो एलिमेंट हमारे पास आ गया 5। क्वेश्चन नंबर 4 के मुताबिक आपको 4 मैट्रिसेस दिए गए हैं। आपने इन 4 मैट्रिसेस में इक्वल मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। इक्वल मैट्रिसेस की 2 शराइत थी। शर्त नंबर 1 कि इनका ऑर्डर सेम हो, शर्त नंबर 2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। तो इन 4 मैट्रिसेस को हम आपस में कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि किन किन मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है और उसके साथ ही साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। अब हम मैट्रिक्स ए को देखते हैं, हम इसके ऑर्डर को देखते हैं। जब इसके ऑर्डर को देखते हैं तो इसका ऑर्डर 2/2 है। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी 2/2 है, मैट्रिक्स सी का ऑर्डर भी 2/2 है और मैट्रिक्स डी का ऑर्डर भी 2/2 है। तो एक शर्त तो सारे के सारे पूरे कर रहे हैं कि इन सब का ऑर्डर सेम है। जो दूसरी शर्त है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो। तो आइए हम जरा देखते हैं पहले ए और बी को। तो ए का पहला एलिमेंट 2 है और बी का पहला एलिमेंट भी 2। ए का ये एलिमेंट 5, इसका करस्पॉन्डिंग यहाँ पर भी 5। ए का ये एलिमेंट 1 और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4। एक भी एलिमेंट डिफरेंट आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं है। आइए ए और सी का कंपैरिजन करते हैं। इसके पहले लोकेशन के ऊपर 2, इसके पहले लोकेशन के ऊपर 1 + 1, यहाँ पर 5, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं 3 + 2 ये 5 बनता है। यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4, तो इससे बात साबित होगी कि दो मैट्रिसेस भी आपस में इक्वल नहीं है। आइए जरा ए और डी का कंपैरिजन करते हैं। पहला एलिमेंट 2, ये भी 2, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4 + 1 5, यहाँ पर 1, जी यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3। ऑर्डर भी सेम हुआ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हुए। का मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स डी ये आपस में इक्वल है। आइए जरा बी का कंपैरिजन करते हैं सी के साथ। 2, यहाँ पर भी 1 + 1 2, 5, यहाँ पर 3 + 2 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 + 1 3। इसका मतलब ये हुआ कि बी एंड सी आर इक्वल मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं, ए और बी, और हमसे मांगा जा रहा है कि इन 2 मैट्रिसेस में जो 3 वेरिएबल आपको नजर आ रहे हैं, एक यू, वी और डब्ल्यू, आप इनकी वैल्यूज बता दें। तो इसका आंसर ये है कि उन्होंने खुद कहा हुआ है कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में बराबर, क्योंकि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी आपस में बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी बराबर। तो मैं ए की जगह पर मैट्रिक्स ए लिख रहा हूँ और बी की जगह पर मैट्रिक्स बी लिख रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, चूंकि ये दोनों मैट्रिसेस बराबर हैं, इक्वल हैं, इसका मतलब क्या होगा, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो मैंने जब इसके 2 को देखा और इस मैट्रिक्स में इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट v है, इसका मतलब क्या हुआ कि v = 2 है। -3 को देखा, इधर भी -3 है। u को देखा, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 है, इसका मतलब क्या हुआ कि u की वैल्यू 5। इस तरह 0 को देखा और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट w है, इसका मतलब ये हुआ कि w की वैल्यू 0। इस तरह हमने v, u और w की वैल्यूज को मालूम कर दिया। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 2 मैट्रिसेस दिए गए और हमसे मांगा जा रहा है कि इन दोनों मैट्रिसेस में कुछ वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से वेरिएबल हैं? a, b, c, x, y एंड z। इन वेरिएबल्स की आप लोग हमें वैल्यू मालूम करके दें। और अगर आप सवाल की तरफ देखें तो आपको यहाँ पर इक्वलिटी का साइन b नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में बराबर। हम भी पढ़ चुके हैं कि जब दो मैट्रिसेस आपस में बराबर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में बराबर होते हैं। तो हमने यहाँ पर दोनों मैट्रिसेस लिख लिए, हम उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास x + 3 है और उसका करस्पॉन्डिंग 0 है, तो इसका
इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 3 ये बराबर है 0 के। तो हम यहाँ पर इसकी मदद से अगर हम x को अकेले छोड़ दें और ये प्लस 3 को इक्वलिटी की उस तरफ ले आए तो ये -3 बन जाएगा। तो हमारे पास x बराबर है -3 के और हमें एक वैल्यू x की मिल गई। आइए हम दूसरा एलिमेंट कंपेयर करते हैं। हम देखते हैं कि z प्लस 4 इसका कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6 है। इसका मतलब ये हुआ कि z प्लस 4 इज इक्वल टू 6। वही मैं लिख रहा हूँ z प्लस 4 इज इक्वल टू 6। हमें z की वैल्यू मालूम करनी है तो हम क्या करेंगे, z को तनहा छोड़ेंगे। प्लस 4 जब इक्वेशन की उस तरफ मूव करेगा z अपनी जगह पर रहेगा। जब प्लस 4 इक्वेशन की उस तरफ मूव करेगा ये -4 बन जाएगा। तो इस तरह हमारे पास z की वैल्यू बराबर आ जाएगी 2। तो हमने दो वैल्यूज मालूम कर दी, एक x की वैल्यू मालूम हो गई और हमारे पास एक z की वैल्यू मालूम हो गई। आइए हम जरा 2y - 7 को देख लेते हैं। ये हमारे पास बराबर है 3y - 2। तो इसको भी लिख लेते हैं 2y - 7 इज इक्वल टू 3y - 2। हम इस तरह करते हैं कि इनको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। 2y को अपनी जगह पर लिखा, ये 3y अगर इस तरफ आ जाएगा तो ये -3y। इसी तरह -2 अपनी जगह पर है। -7 जब इक्वेशन की उस तरफ जाएगा तो ये +7 बन जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं 2y - 3y इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू -2 + 7 और आपको पता है कि इसका आंसर हमारे पास 5 आता है। हमने y से नेगेटिव वैल्यू को हटाना है तो हम दोनों साइड माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये y रह जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास -5। इस तरह हमारे पास 3 वैल्यू मालूम हो गई, x की वैल्यू, z की वैल्यू और y की वैल्यू। अब हमें ABC की वैल्यू मालूम करनी है तो हम यहाँ पर देखते हैं कि a-1 ये इसका कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट -3 है। तो हम लिख सकते हैं कि a-1 इसका कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट -3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a-1 -3 के बराबर है। चूंकि हमें a की वैल्यू मालूम करनी है, a को हम तनहा जोड़ेंगे, -3 अपनी जगह पर, -1 जब इस तरफ आएगा तो ये बन जाएगा +1। इस तरह हमारे पास a की वैल्यू मालूम हो जाएगी, वो बन जाती है -2। अब हमें b की वैल्यू मालूम करनी है। हम जब अपने दो मैट्रिसेस को देखते हैं तो b यहाँ पर हमारे पास मौजूद है b-3 और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 2b + 4। तो आइए इन दोनों को लिख लेते हैं b-3 इज इक्वल टू 2b + 4। इसको भी जरा अरेंज कर लेते हैं। b को हम अपनी जगह पर, ये 2b जब इस तरफ आ जाएगा -2b, यहाँ पर हमारे पास +4 रह जाएगा और -3 जब इस तरफ आ जाएगा ये +3 बन जाएगा। b - 2b ये -b के बराबर है। 4 + 3 7 के बराबर। माइनस साइन को हटाना है तो दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो b इज इक्वल टू -7। इस तरह हमारे पास b की वैल्यू भी मालूम हो गई। अब हमें c की वैल्यू मालूम करनी है तो हम देख रहे हैं कि c यहाँ पर नहीं लिखा हुआ लेकिन इस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद है। वो कहाँ पर है? वो यहाँ 2c + 2 और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पर ये है जो कि 0 है। तो हम लिख सकते हैं कि 2c + 2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2c इज इक्वल टू -2। हमने +2 को इस तरफ शिफ्ट कर दिया तो ये -2 बन गया। हम क्या करेंगे, c को अकेला छोड़ेंगे। तो आपको पता है कि जब किसी चीज को हटाना हो तो दोनों साइडों को हम डिवाइड करते हैं 2 के साथ। तो हमने -2 / 2 लिख दिया। या हम ये भी कहते हैं कि जो नंबर इक्वेशन के एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो जब इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करता है तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें पता है कि c इज इक्वल टू -1 क्योंकि ये आपस में काट जाते हैं। 2 1 2 2 1 2 हमारे पास आंसर -1। इसी तरह हमने तमाम के तमाम वेरिएबल्स की वैल्यूज मालूम कर दी जिसमें x हमारे पास -3 के बराबर है, y हमारे पास -5 के बराबर है, z हमारे पास 2 के बराबर है, a हमारे पास -2 के बराबर, b हमारे पास -7 के बराबर और c हमारे पास -1 के बराबर।